कर पा रही है, तो हमें उन्हें दिलाना पड़ेगा कि उनको अपना काम करना पड़ेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के समस्त राज्यों में सर्वाधिक जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है वो उत्तराखंड राज्य में हुआ। The world is in turmoil and there's much violence and suffering. We are all aware. We wish to do a silent, mindful work today. इस वक्त मैं कैंट रोड पर मौजूद हूँ और ये जो कैंट रोड है ये बहुत वीआईपी रोड है, क्योंकि यहाँ पर सीएम आवास भी है और राजभवन भी है और शहर का एक बहुत बड़ा मॉल, सेंट्रल मॉल भी है। और आज यहाँ पर जो लोग शांत तरीके से रैली निकाल रहे हैं, ये दरअसल आए हैं इस रोड पे जो सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सड़क का चौड़ीकरण होना है, और इस चौड़ीकरण के लिए लगभग यहाँ पे 250 पेड़ काटे जाने हैं और ये लोग इसको बचाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब देखने की वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी बात कितनी सुनती है और सरकार इनको क्या आश्वासन देती है। आज आप जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक आपने शांतिपूर्ण तरीके से रैली की है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? उद्देश्य यही है कि अब जो जितना सड़क चौड़ी हो चुकी है जो है उसको वहीं रहने दें, आगे ज्यादा कटिंग ना की जाए, क्योंकि इसका मेन कारण हमें यही लगता है कि पहले तो इस रोड पे मॉल बनाया गया, फिर जब उस पे आने वाले ट्रैफिक का ज्यादा दबाव हुआ तो उसको कम करने के लिए आप सड़क चौड़ी कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। आप तो पुराने देहरादून के रहने वाले हैं, आपने जो पहले का देहरादून देखा और जब ये डेवलपमेंट के नाम पे बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, चौड़ी सड़कें हो रही हैं, ये देहरादून भी आप देख रही हैं, तो तब में और अब में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? हम बल्लूपुर में रहते हैं, तो बल्लूपुर को अब चक्राता रोड बोलते हैं ना। पहले उसके दोनों तरफ पेड़ थे, कनोपी रहती थी, इतना मजा आता था उसमें, और अब कुछ ही नहीं, बिल्कुल सना। देहरादून का जो एनवायरनमेंट था, जिस चीज़ के लिए देहरादून जाना जाता था, आज वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। मैदान की तरह देहरादून में भी लू वाला संकट, एक आप कल भी मैं देख रहा था, आप टेम्परेचर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं देहरादून में, जो लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही है इस सब चीज़ों को? सरकार में बैठे हुए लोग वो मुनाफे से प्रेरित होकर के ऐसी नीतियां बना रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बच्चे को पता है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें उतनी ही बड़ी कमीशन होती है। आपको और मेरे को, क्योंकि हम उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए हम ये तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि 10,000 करोड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट होगा, वापस इनकी जेब में कितना पैसा आएगा। लेकिन अगर हम 30%, 40% का एक अनुमान लगाएं, 10,000 करोड़ में यानी कि 3-4 हजार करोड़ रुपया जो है वो राजनीतिक लोगों को, वो अधिकारियों को, और वो ठेकेदार ने तो घर कमाना ही है, चाहे उसको अगर 7,000 करोड़ भी मिलेगा, तो ये अपना लाभ रखने के लिए, अपना फायदा करने के लिए, अपने लोगों को प्रोजेक्ट दिलाने के लिए, इसीलिए जो है तमाम ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं। इन नीतियों के लिए ये कहा जाता है कि ये विकास की नीतियां हैं, इससे लोगों को फायदा होगा, इससे टूरिस्ट को फायदा होगा, लेकिन अंततः गत्वा इस पर सबसे बड़ा जिसको फायदा होता है, जो ये नीति बनाता है, जो योजना इसको यहाँ पर लेकर के आता है और उसे यहाँ क्रियान्वित करता है, ये उसी को ही उसका फायदा होता है। विश्व के अंदर और भी बहुत सारी डेवलप कंट्रियां हैं, वहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि सरकार के जो सलाहकार हैं उनको इतनी जानकारी नहीं है, तो यस ऐसी सलाह वो नहीं दे सकते कि डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि बाहर देशों में भी डेवलपमेंट होता है, तो सड़कों पे ही क्यों उतरना पड़ता है लोगों को अपनी बात रखने के लिए? हमारे जो पूरे ढांचे में ही देखिए बहुत बड़ा खोट है, और स्वयं नितिन गडकरी जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो ही कई बारी सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स की जो डीपीआर बनती हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती हैं, या जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, वो बेहद लचर तरीके के साथ में होता है, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। तो अगर आपकी बुनियाद ही कमजोर होगी, और इसका अगर मैं एक उदाहरण आपके साथ में साझा करूं तो सिलक्यारा टनल हमारे सामने है, जहाँ पर 41 लोग 17 दिनों के लिए फंस गए थे, वहां पर भी जो है कायदे की डीपीआर नहीं बनी, वो तो गलत जगह ही प्रोजेक्ट हुआ। और एक बार आप खुद देखिए कि एक बार इतनी बड़ी गलती करने के बाद में भी उसी गलती को फिर से ये दोहराया जा रहा है मसूरी में, ये बोल करके कि वहाँ पर 2 टनल बनेंगे। वहाँ का भी जो जियोलॉजिकली जो एरिया है, जो हमें एक्सपर्ट्स ने बताया है, वो भी जो है बड़ा गंभीर और बड़ा खतरनाक जिस तरीके के साथ में सिलक्यारा है। आपको भी पता है, आप युवा हैं, आप एक जागरूक हैं, नागरिक हैं, पत्रकार हैं, कि अब उत्तराखंड में अर्थक्वेक जोन भी चेंज हो गए हैं, अब जोन 6 हो चुका है। तो इन तमाम गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए
उत्तराखंड सरकार को एक संयमित तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। ये जो आनंद फानन में जो आप खाली पेड़ काट करके सड़क बनाने का जो आपका मॉडल है, ये पूर्णतः गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए और जो विकास, जैसा मैंने कहा, एक विकास की परिभाषा सामने आनी चाहिए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा आनी चाहिए, उसी के आधार पर जो है उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना। अभी किस तरह का अल्टीमेटम दिया है आपने सरकार को? आज 3 जो है यहाँ पर प्रस्तावना दी है, एक राजनीतिक प्रस्तावना, एक विधायिकी प्रस्तावना और जो तीसरी जो है जन सहभागिता की प्रस्तावना। राजनीतिक प्रस्तावना तो यह है कि 1 साल के बाद में विधानसभा के चुनाव होंगे, तो आज यही बात यहाँ पर सामने रखी है बिल्कुल सड़क पर कि क्या उत्तराखंड की, देहरादून की जनता ये चाहती है कि हम भी एक राजनीतिक एजेंडा, जो एक पर्यावरणीय राजनीतिक एजेंडा हो, उसको लेकर के आए। आपने स्वयं देखा कि कितने लोगों ने जो है उसके साथ में भी सहमति भरी है। दूसरी जो विधायिकी प्रस्तावना यह है कि गैरसैंण में 9 तारीख से जो सत्र शुरू होने वाला है, उसमें यहाँ के विधायक जो है उत्तराखंड राज्य के पक्ष विपक्ष के, वो यहाँ के पर्यावरण की बात करेंगे। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए क्या मूल्य हमें चुकाना पड़ेगा, इस पे सोचना बेहद जरूरी है। और तो देखते हैं सरकार इस पे आगे क्या निर्णय लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशन लेंस। सुहेल सैफी, देहरादून।